सो वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है एंड 25 दिसंबर से पहले हम लोगों को कंप्लीट कर लेना चाहिए ये चैप्टर। हम लोगों ने अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एक, और अब हम करेंगे आज के वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कंप्लीट। सो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था लाइक इंडस्ट्रीज के बारे में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बाद एल्युमिनियम स्मेल्टिंग और एल्युमिनियम स्मेल्टर्स। उसके अलावा हम लोगों ने देखा केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, एंड अब हम लोग बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज की। सो ये आता है हमारे मिनरल बेस्ड में। सीमेंट इंडस्ट्रीज के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सो आप इसके नोट्स बना सकते हो, दैट वुड बी इजी फॉर यू। सीमेंट इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इंडस्ट्रीज जानने से पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सीमेंट किस तरीके से काम करता है, सीमेंट क्यों है, क्या है। सो एज वी ऑल नो कि सीमेंट क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाहे हमें डैम्स बनाने हो, लाइक घर बनाना हो, या फिर फैक्ट्रीज बनाने हो, ब्रिजेस बनाने हो, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, कुछ भी बनाने हो, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे आयरन की जरूरत पड़ती है, लाइक लोहे के छड़ों की जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन के लिए, वैसे ही सीमेंट की जरूरत पड़ती है हमें कंस्ट्रक्शन के लिए। सो सीमेंट एंड आयरन दोनों के ज्यादा यूजेस हमें ये दिखाते हैं कि लाइक हमारा कंट्री कितना ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है। एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज तो है ही हमारा कमर्शियली स्टैब्लिश्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीमेंट। फिर क्या है, हमारा फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया था? सो 1904 चेन्नई में। ये एक फैक्ट है। सो बाकी सारे जो डाटाज होते हैं वो हमेशा बहुत सारे बुक्स में अलग अलग होते हैं, जैसे मेरे बुक में कुछ और होगा, आपके बुक में कुछ और होगा, बट चेन्नई 1904 इज अ फैक्ट। सो ये शायद चेंज ना भी हो। दिस इंडस्ट्री एक्सपैंड अ लॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंस के बाद तो ये एकदम बूम हो गया, जैसे बूम, अचानक से बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लाइक रैपिड एक्सपेंडेशन हुआ इसका। रैपिड एक्सपेंडेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्योंकि जितने भी ये प्राइस थे, प्राइस को कंट्रोल नहीं किया गया। लाइक इंडस्ट्रीज, अगर हम ऐसे बात करें कि गवर्नमेंट अगर टैक्स इम्पोज कर देती, ज्यादा टैक्स लगा देती, इसके प्राइस को और बढ़ा देती, तो क्या होता? इसको ग्रो करने में टाइम लग जाता, सीमेंट इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में टाइम लग जाता। बट क्योंकि डीकंट्रोल्ड प्राइस थे यहाँ पर, डीकंट्रोल ऑफ प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन, कब से? सिंस 1989। सो ये पॉलिसी रिफॉर्म करने में बहुत मदद किया इन्होंने, और बहुत ही तेजी से क्या हुआ, इनकी कैपेसिटीज बढ़ते गए, प्रोसेस बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा। अब सीधी बात ये है ना कि अगर हमें सस्ते में कोई चीज मिल रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, सस्ता अगर हमको प्रोडक्शन कर रहा है, सस्ते में कोई चीज, तो हम टेक्नोलॉजी और बढ़ाएंगे, क्योंकि एक जगह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम दूसरे जगह पर पैसे लगा सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी बढ़ा। अब अगर क्वालिटी अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, तो फिर क्या होगा, उसका डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइक सस्ती चीज अगर हमें अच्छे क्वालिटी की मिले, सस्ती चीज, तो ऑब्वियसली हम वही लेना चाहेंगे। कौन फालतू में अपना ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहेगा? तो सीमेंट इंडस्ट्रीज इस तरीके से बढ़ने लगे इंडिपेंडेंस के बाद। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो रॉ मटेरियल कैसा होता है? देखो, मिनरल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं हम। मिनरल इंडस्ट्रीज में हर कुछ क्या होता है, बल्कि होता है, मतलब बहुत ज्यादा। थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हम लोग, मिनरल्स से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत और से तो काम नहीं चलेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी देखा था, आयरन ओर लेकर आते थे, फिर उससे सारा कचरा निकालते थे, देन उसको प्रोसेस करते थे एंड ऑल दीज। यहाँ पर वही अगर हम बात करें बॉक्साइट या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की, तो उसमें भी बॉक्साइट, कितना टन बॉक्साइट से, कितना थोड़ा सा लाइक 4 से 6 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्युमिनियम निकलता था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो हमें समझ में आता है ये कितना ज्यादा लाइक हैवी एंड बल्की मटेरियल्स लेकर आते हैं एज अ रॉ मटेरियल। चाहे वो हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में देखा हो, चाहे हमने एल्युमिनियम स्मेल्टिंग्स में देखा हो, या कोई भी दूसरे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, हर एक में बहुत ज्यादा चाहिए होता है रॉ मटेरियल्स एंड साथ ही बहुत अमाउंट में बहुत भारी होते हैं ये। सो बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिना एंड गिप्सम।
एल्यूमिना चूना, लाइमस्टोन चूना एल्यूमिना हम जानते ही हैं, एंड गिप्सम। गिप्सम क्या होता है ना कि सीमेंट को वो ताकत देता है जिससे वो अक्वायर करके रख सके, लाइक पकड़ के रख सके, पकड़ बनाती है सीमेंट की गिप्सम। कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर, देखो क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तो रॉ मटेरियल था, ये तो सारे रॉ मटेरियल है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है हमारा कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर, इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन के जगह पर, रेल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हम लोगों को क्या चाहिए? कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए। कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों ज्यादा जरूरी है कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर? क्योंकि हम लोगों को ये जो हमारा सीमेंट है ये हम लोगों को प्रोसेस करना होता है। एंड एट द सेम टाइम रेल ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा रेलवेज एंड वाटरवेज सबसे ज्यादा सस्ता होता है। इस वजह से हमें जो बल्की एंड हैवी जो रॉ मटेरियल्स कहीं से अगर मंगवाने होते हैं, तो अगर किसी जगह पर वाटरवेज की फैसिलिटीज है तो वाटरवेज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे जूट वाले केस पे था। बट अगर कहीं पर रेल ट्रांसपोर्टेशन है तो हम रेल ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड होते हैं, सो दैट हम हैवी रॉ मटेरियल्स को मंगवा सके कम कॉस्ट में। ये हो गया। अब आते हैं हम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में? तो 128 लार्ज सीमेंट इंडस्ट्रीज है एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स है। इसमें से झारखंड का एक खलारी सीमेंट भी था, लाइक एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, अभी तो बंद हुआ पड़ा है, बट किसी जमाने में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था ये खलारी सीमेंट इंडस्ट्री एशिया में। फिर आते हैं मार्केट। अब मार्केट की अगर हम बात करें, ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी देयर इज अ लार्ज डिमांड ऑफ सीमेंट इन अदर कंट्रीज लाइक ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सो ये सारी जगहों पर क्योंकि हमारा क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है सीमेंट इंडस्ट्रीज का, तो क्या हुआ, हम बाहर के देशों में भी इजीली बेच सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो गल्फ कंट्रीज है हमारे, जहां पर कि बिल्कुल भी सीमेंट नहीं होता क्योंकि वहां पर मिनरल्स नहीं है, वहां पर सिर्फ सैंड है, तो वहां पर भी हम बेचते हैं, वहां पर भी हम बेचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये गुजरात को याद रखना, गुजरात क्या है, तो गुजरात में बहुत ही अच्छा सीमेंट इंडस्ट्री, लाइक गुजरात में सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे हैं। एंड गुजरात में हमारा क्या है, सी पोर्ट है। सो सी पोर्ट के जरिए हम इजीली गल्फ कंट्रीज में भेज सकते हैं अपने सीमेंट को। तो हम अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं एंड हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. So exactly हम ज्यादा efforts लगा रहे हैं ताकि हम अपने डोमेस्टिक डिमांड्स को भी पूरा कर सके एंड हम क्या कर सके, हम एक्सपोर्ट भी कर सके बाहर। सो ये तो हुआ हमारा सीमेंट इंडस्ट्रीज। लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। अब अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमें व्हीकल प्रोवाइड करते हैं। देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का ये मतलब नहीं कि ये मोबाइल बनाने वाली इंडस्ट्री है, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, कोई कंफ्यूज मत होना। ऑटोमोबाइल का सीधी मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जो चल सकता है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसे हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती है हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करती है। अब व्हीकल्स में बहुत सारे, जितने भी आपको व्हीकल्स दिखते हैं आसपास, चाहे वो हमारा टोटो हो गया या ट्रक हो गया या ट्रैक्टर हो गए या हमारा टू व्हीलर्स, कार्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारे इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब अगर हम बात करें, आफ्टर लिबरलाइजेशन कंपटीशन इंक्रीज विद द लीड ऑफ increase which led to rapid growth of industries. Exactly, liberalization के बाद, like globalization कहो या liberalization कहो, जब हमारी कंट्री हमारे प्रोडक्ट्स जो है दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स के साथ मिलने लगी, लाइक हम लोगों को समझ में आने लगा, मार्केट समझ में आने लगा, हम बाहर बेचने लगे, तो क्या हुआ ना कि हमें कंपटीशन बढ़ गई, हमारी कंपटीशन बढ़ गई। जब हम अपने आप के लिए पढ़ रहे हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं एंड एग्जाम दे रहे हैं, तो उसे कंपटीशन नहीं कहते। बट जब बाकी स्टूडेंट्स, बाकी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम में देने के लिए बैठते हैं एंड उनके मार्क्स के साथ अपना मार्क्स कंपेयर करते हैं, तब हमारी कंपटीशन बढ़ती है। सो हियर इट हैपेंड,
कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कंपटीशन बढ़ी तो क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ा तो लोग सस्ते दामों में ज्यादा अच्छे अच्छे क्वालिटीज के सामान बेचने लगे, क्योंकि जितना सस्ता और जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा लोग खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप कहीं पर कुछ खरीदने जाओ जहां पर आपको सस्ते दाम में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली चीज मिल रही है, और वही दूसरे जगह पर महंगे दामों में कुछ कम क्वालिटी वाली चीज मिल रही है, उतनी ही क्वालिटी की चीज मिल रही है, तो आप सस्ता वाला खरीदोगे या महंगा वाला? जवाब आपके पास खुद है कि आप सस्ता वाला चीज खरीदोगे। सो यहाँ पर भी यही हुआ कि यहाँ कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ा तो रैपिड ग्रोथ, मतलब धड़ल्ले से लोग बनाने लगे, धड़ल्ले से ग्रोथ हो गया यहाँ पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली अगर हम बाहर बेचेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसीज आएंगी, एंड एट द सेम टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज, नए नए टेक्नोलॉजीज भी आए। अब लोग एक दूसरे के साथ अपने टेक्नोलॉजी शेयर करने लगे थे। सो न्यू टेक्नोलॉजी अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल लेवल में इसका डेवलपमेंट हो गया इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कितने सारे इंडस्ट्रीज है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में कितने सारे हैं? 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। 15 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है, 15 ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि पैसेंजर कार्स, लाइक पैसेंजर जो भी हमारे एक या दो लोगों के लिए नहीं बल्कि ज्यादा, जैसे बसेस हो गए, पैसेंजर कार्स या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के थे। 14 थे 2 to 3 व्हीलर्स, लाइक बाइक हो गया, ऑटो हो गया, ये सारे 2 to 3 व्हीलर वाले। फिर आते हैं प्लेसेस, तो कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पर इन इंडस्ट्रीज को लगाया गया है? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो ये सारे जो जगह है वहां पर बहुत ज्यादा ही इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज को लगाया गया है। सो ये हुआ हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लाइक जो भी इंडस्ट्रीज व्हीकल बनाते हैं उन्हें हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं। एट द सेम टाइम हम हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्यों बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया? लिबरलाइजेशन की वजह से, एंड लोगों को कंपटीशन समझ में आया, लोग एक दूसरे से compete कर रहे थे, सस्ते दामों में अच्छा चीज बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे थे, नए नए टेक्नोलॉजीज आए, नए नए टेक्नोलॉजीज के जरिए हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा अच्छा बनाया, एंड ग्लोबल लेवल में कंपटीशन बढ़ा। एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल में ये इंडस्ट्री क्या हो गया? बूम। सो बहुत ही तेजी से बढ़ गया। एंड प्लेसेस तो हमें पता ही है कौन कौन से प्लेसेस में ये सारे इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं। सो दैट वाज ऑल। इसके बाद मैं इसे इरेज करती हूँ एंड फिर लिखूंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, और फिर हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, एंड आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज किस तरीके से ब्लूम करता है एंड कैसे काम करती है, एंड व्हाई डू वी कॉल आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज अंडर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग क्यों इसको रखते हैं, क्लासिफाई क्यों करते हैं? वो इस वजह से क्योंकि कोई भी चीज जो, चाहे हमारा टेलीफोन हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, कोई भी चीज जो हम बनाते हैं वो आयरन एंड स्टील के मदद से बनता है। आयरन एंड स्टील एज अ बॉडी में रहती ही है इन सारे मशीन्स के। सो और इवन अगर हम वायर्स की बात करें तो एल्युमिनियम वायर्स भी यूज किए जाते हैं। या फिर कॉपर वायर्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल चीजों में। तो आयरन एंड स्टील हो गया या एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, ये सारी चीजों को बनाया क्यों जाता है? आयरन, सीधा सीधी हम बात ये करते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन को मैन्युफैक्चर क्यों किया जाता है, आयरन को सही क्यों किया जाता है, ताकि हम बाकी के इंडस्ट्रीज में काम में ला सके। तो इनका बेसिक क्या है, ये सारी चीजों को बनाने के लिए भी हमें मिनरल्स की जरूरत है। दैट इज वाई हम इनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में रखते हैं। ये तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रख सकते थे, बट एग्रीकल्चर से तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। दैट इज वाई इन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में रखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में कौन कौन से चीजें यूज की जाती है, चाहे वो टेलीविजन हो, टेलीफोन्स हो, सेलुलर टेलीकॉम हो, पेजर हो, टेलीफोन एक्सचेंज हो, रडार हो, कंप्यूटर हो, ये सारे के सारे बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स है हमारे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। फिर बैंगलोर की अगर हम बात करें तो बैंगलोर क्या है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कह सकते हैं या आईटी हब कहते हैं। यूजुअली जितने भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए करके बीटेक करके सब पहुंच जाते हैं कहाँ पर, तो यही बैंगलोर में, बिकॉज बैंगलोर में बहुत स्कोप है इन सारी चीजों का, लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का बहुत स्कोप है।
दैट्स वाई बैंगलोर को हम लोगों ने रख दिया एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया और आईटी सेक्टर, आईटी हब कह लो इसको। बैंगलोर के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, तो वो है हमारे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे जगह है जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चीजें। और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल तो है ही हमारा बैंगलोर। उसके अलावा बाय 2010 एंड 11, देखो मेरे बुक में 2010 एंड 11 दिया हुआ है, आपके बुक में कुछ और भी ईयर्स दिए हो सकते हैं। STPI दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये क्या हुआ है, इसने बहुत सारे अलग अलग जगहों पर लोकेशंस में इंडस्ट्री सेटअप किए। 46 लोकेशंस पे सेंटर्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ इंडिया पे अपने ये जो इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप किया है। हाउएवर जो मेजर है, जो मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पर है, बैंगलोर में, नोएडा में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। ज्यादातर अगर आप आसपास अगर किसी को देखो या पूछो तो आपको समझ में आएगा कि इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहाँ ज्यादा काम करते हैं। सबसे पहला नाम आएगा हैदराबाद, फिर दूसरा नाम आएगा नोएडा, या तो मुंबई या फिर यहाँ पर बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। ज्यादातर जो नाम आते हैं वो है हमारा बैंगलोर, नोएडा, हैदराबाद। उसके अलावा है मुंबई, चेन्नई और पुणे। ये सारे के सारे क्या है, हमारे मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह है। फिर मेजर इम्पैक्ट, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो ये था कि ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता था। इससे पहले तक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल और ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर कह लो, लैपटॉप कह लो, टैब कह लो, हर एक चीज कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। चाहे वो जेड फोल्ड फोन हो, या फिर सैमसंग का जेड फोल्ड फोन हो, या फिर पॉपअप कैमरा हो, या कुछ भी, हर एक महीने में, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो ये क्या है, पहले हम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं था, हमें इन सारी चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। टीवी देख लो ना, टीवी पहले हम लोग सोचते कितना महंगा होता है टीवी, बट अब देखो 12-13 हजार में अच्छे से अच्छा स्मार्ट टीवी आ जाते हैं, MI की टीवी, LED टीवीज आ जाती है, स्मार्ट टीवीज। तो थिंग्स इज बीइंग चेंजिंग एंड दैट्स व्हाई ये क्या कर रहा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ज्यादा। एंड सबसे अच्छा जो लड़कियों के लिए गर्व करने की बात है वो ये है कि इस सेक्टर में करीबन 30% जो है वो महिलाएं हैं। ऑल्दो 70% अभी भी है हमारे मेन है, बट फिर भी 30% मीन्स अ लॉट फॉर अस। जहां पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि 10 या 15% ही वुमेन्स है, यहाँ पर 30% वुमेन्स काम करती हैं। फिर दिस इंडस्ट्री इज अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, एग्जैक्टली मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, कॉज हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सेंटर्स है, इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है बाकी सारे जगहों से। अब कैसे फॉरेन एक्सचेंज कैसे ये लेकर आता है, कैसे बहुत अच्छा है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत ज्यादा है। BPO हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। BPO क्या होता है, BPO है हमारा यहाँ पर, BPO का फुल फॉर्म हमारा लिखा हुआ है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है BPO। और ये क्या होता है, BPO में हम क्या करते हैं, कॉल सेंटर वाला अगर आप काम जानते हो, कॉल सेंटर और ये सारे काम BPO में होते हैं। सो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं। हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है ना कि अगर कोई इंसान को किसी इंसान को इंग्लिश बोलना नहीं आता, दैट मीन्स वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। सो हम हमेशा बचपन से ये प्रेशर रहता है हम सारे बच्चों में कि इंग्लिश पढ़ना ही, इंग्लिश बोलना तो आना ही चाहिए। सो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बाकी सारे कंट्री से बहुत ज्यादा है। बिकॉज अगर आप चाइना देख लो, कोरिया देख लो, जापान देख लो, वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, इन लोगों को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता। दे आर कंफर्टेबल देयर विद देयर ओन लैंग्वेज। हमारे यहाँ पर हिंदी सही से बोलनी आती हो या ना हो, बट हमें इंग्लिश बोलनी जरूर आती है। हम हिंदी की टांग तोड़कर रख देते हैं। मैं खुद भी तोड़ती हूँ, मुझे भी अच्छे से ग्रामेटिकली सही हिंदी मैं खुद भी नहीं बोलती। ऑल्दो मेरी मम्मी खुद हिंदी की टीचर है और मुझे हमेशा करेक्ट करते रहती है, बट फिर भी मेरे से खुद से नहीं होता। एंड बाकियों का क्या कहूँ मैं। सो इंग्लिश, लेकिन हम इंग्लिश बोलने में अपना स्वैग समझते हैं, इंग्लिश इज द बेस्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इस वजह से हमारा इंडस्ट्री ये जो है IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है।
The continuing growth of hardware and software is the key to the success of IT industry in India. Exactly. जितने तेजी से हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ग्रो कर रहा है वो है हमारे IT सेक्टर के सक्सेस का की, चाबी, सक्सेस की चाबी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। अब तक तो बहुत अच्छे बात की है हम लोगों ने कि हाँ इंडस्ट्रीज ऐसा है वैसा है, हमें डेवलपमेंट दिलाता है, बहुत ज्यादा अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, दिस है दैट है, हम लोग सारे अच्छे बातें की हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के बारे में, किस तरीके से हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। बट जो हम लोगों ने कचरा फैलाया है अपने डेवलपमेंट के लिए, हम लोगों ने पूरा का पूरा कचरा फैला दिया। तो वो कचरा कहाँ कहाँ फैलाया है? जमीन पे फैलाया, पानी पे फैलाया, हवा में फैलाया, और उसके अलावा नॉइज, मतलब हम नॉइज पोल्यूशन भी करते हैं। सो इतने सारे पोल्यूशन हम लोगों ने कर रखे हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन किन किन टॉक्सिक गैसेस की वजह से होती है? तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज, कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए? तो हमारा केमिकल इंडस्ट्री, पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक नेल्स एंड फिर रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स और भी बहुत सारे। तो ये सारे हैं हमारे एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार। क्यों एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है? वो इसलिए क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज को कहा जाता है, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए पोल्यूशन नॉर्म्स है कि आप लोगों को चिमनीज इतने बड़े बनाने पड़ेंगे, सो दैट आप वो, और रिफाइन करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं स्मोक एमिट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते। बट हमारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? कॉस्ट सेविंग करने के लिए वो लोग ऐसे ही बिना रिफाइन किए स्मोक ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती है। तो ये हो गया। फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डिजास्टरस जो हमारे साथ हुआ था डिजास्टर, वो क्या है? तो वो है हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में। 3 दिसंबर 1984 में हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। जो कहाँ पर हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुई थी। एंड ये क्या थी? एक पेस्टिसाइड प्लांट थी ये, और जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश इंडिया में थी। तो ये था हमारा ये जगह था जहां पर 3 दिसंबर 1984 में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। एंड जो लोग नहीं भी मरे उन लोगों के पुश्तों तक वो सारी स्किन डिजीजेस एंड वो जो लोग वहां पर रह गए थे, वो बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशन था कि जो लोग उस जगह पर फंसे रह गए थे उन लोगों के स्किन बर्न होने लगे, उन लोगों के लंग्स में परेशानी होने लगी, उन लोगों के आईज में इरिटेशन होने लगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग। इवन उनके पुश्तों तक बहुत ही ज्यादा दिनों तक वो लोग परेशान रहे। क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपाहिज पैदा होना, बहुत से बच्चे जो होते थे वो अपाहिज होते थे। एंड क्यों हुआ था ये? क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन था इनका गैस लीक करना, जो कि नाम से समझ में आ रहा है। बट कैसे लीक हुआ ये गैस? ये गैस पेस्टिसाइड कंपनी है, जो हम लोगों को समझ में आ ही रहा है। पेस्टिसाइड कंपनी होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ था? पानी चला गया था। ये जो मीथेन आइसोक्लिनेट जहां पर रखा हुआ था वहां पर उसके अंदर, उस कंटेनर के अंदर पानी चला गया था किसी तरीके से। अब पानी चला गया, पानी चला जाने की वजह से क्या हुआ ना कि वहां पर रिएक्शन होने लगा, मिथाइल आइसोक्लिनेट एंड पानी का रिएक्शन होने लगा। पानी का रिएक्शन मिथाइल आइसोक्लिनेट के साथ होने की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, या 392 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। सो प्रेशर, टैंक में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लगा, जिसकी वजह से टैंक में लीकेज हुआ और ये डिजास्टर हुआ। सो इस तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा हार्म हुई थी इस गैस ट्रेजेडी में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरीके से ये किन किन को परेशान करता है, ये एयर पोल्यूशन किन किन के लिए मतलब हार्मफुल है, तो वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं है, ह्यूमन हेल्थ के लिए तो है ही, बट उसके साथ साथ एनिमल्स के लिए भी है। इवन माइंस में, जो लोग माइंस में काम करते हैं वो भी, जो डस्ट नाक में जाता है वो लंग्स को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज का नाम नहीं लिखा हुआ, बट सीमेंट इंडस्ट्रीज, इतनी धूल उड़ती है, पानी में जाकर वो धूल बैठ जाती है, वो जो सीमेंट है, सीमेंट का डस्ट जो है वो पानी में बैठ जाती है,
पानी गंदा हो जाता है। एट द सेम टाइम हमें जो लोग आसपास रहते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो लोग तो हैं ही, जो लोग आसपास रहते हैं उन लोगों को भी बहुत परेशानी होती है, उनकी लंग्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर हम बात करें एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो एग्जैक्टली एनिमल्स, प्लांट्स, इन सारे में भी परेशानी होती है। एंड बिल्डिंग्स, एसिड रेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एसिड रेन क्यों होता है? यही एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा एसिड रेन होता है। एंड एसिड रेन होने की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स, ताजमहल हमारा पीला पड़ गया था एसिड रेन की वजह से, तो बिल्डिंग्स में भी इस तरीके से परेशानी आती है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बाद वाटर पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन के बारे में मैं लिखूंगी, बस इसे मैं इरेज कर लेती हूँ जल्दी से। सो अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन के बाद हम देखेंगे थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम पोल्यूशन से बचा सकते हैं अपने एनवायरमेंट को, लाइक कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस। सो वाटर पोल्यूशन में क्या है? वाटर पोल्यूशन में है हमारा किस वजह से होता है वाटर पोल्यूशन? तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जो हम डायरेक्ट रिवर्स या पॉन्ड्स में डाल देते हैं बिना उसे रिसाइकल या रिफाइन किए हुए। इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेपर इंडस्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्रीज, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज जो हैं ये सारे मेन कल्प्रिट्स है। लाइक टेक्सटाइल हो गए, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई, टैनरीज हो गई, इलेक्ट्रो प्लांटिंग हो गई इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे डाइज को ऐसे ही, लाइक कलर्स जो होते हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट्स और हेवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स और कार्बन, प्लास्टिक एंड रबर्स, ये सारे के सारे डायरेक्ट बिना कोई रिफाइन किए ऐसे ही पानी में ये लोग डाल देते हैं, सो दैट अपना कॉस्ट बचा सके, अपना पैसा बचा सके। बट पानी तो गंदी हो रही है ना, पानी को हम लोग गंदा कर रहे हैं। दिस एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ। एग्जैक्टली, ये बहुत ही बुरे तरीके से ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ कैसे? वही रिवर्स या वही पॉन्ड्स के पानी को रिफाइन करके या थोड़ा बहुत साफ वाफ करके हम लोगों तक पहुंचाया जाता है, हम लोग उसी पानी को पीते हैं। एंड एक्वेटिक लाइफ तो ऑब्वियसली, एक्वेटिक लाइफ तो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन की वजह से। सो अब हम बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन की। सो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन होता है हमारे जब हम गर्म पानी को ऐसे ही, जो कि गर्म पानी है फैक्ट्री से, थर्मल प्लांट से, ये गर्म पानी को हम डायरेक्ट रिवर्स में, पॉन्ड्स में ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कोई रिफाइन किए, बिना ठंडा होने का वेट किए, हम ऐसे ही गर्म पानी को डाल देते हैं। ये क्या क्या कॉज हो सकता है, इसकी वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है? वो पानी हम पीते हैं ना, हमें कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकती हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए ये पानी बहुत ही ज्यादा बुरा है, बिकॉज मिसकैरेज हो सकता है उनका। फिर उसके अलावा यहाँ पर क्या बोल दिया हम लोगों का, ये जो सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन है ये क्लोजली रिलेटेड है। अब सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन क्लोजली कैसे रिलेटेड है? क्लोजली इस तरीके से रिलेटेड है कि जितना भी केमिकल वेस्ट जो हम सॉइल में डाल रहे हैं, डंप कर रहे हैं, जमीन के ऊपर डंप कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली जब पानी, बारिश होगी तो बारिश के साथ क्या होगा, वो घुलेगा, मिलकर फिर वो नीचे चला जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करने, ग्राउंड वाटर गंदा होगा। बहुत सारे ऐसे जगह होता है ना जहां पर आप देखोगे कि ट्यूबवेल्स में से रेड मार्क लगाया हुआ रहता है कि यहाँ का पानी मत पियो, जहरीला है। क्यों? यही जो केमिकल्स है वो ग्राउंड वाटर को गंदा कर देता है, और बहुत इतना ज्यादा गंदा कि वो पॉइजनस हो जाते हैं वो पानी, वहां से पानी नहीं पिया जा सकता। इस तरीके के काम होते हैं। तो ये पोल्यूशन, ये है हमारा थर्मल पोल्यूशन, ये था हमारा वाटर पोल्यूशन। लेकिन थर्मल पोल्यूशन के साथ साथ हमें ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में बता दिया कि किस तरीके से हम ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें नॉइज पोल्यूशन की, नॉइज पोल्यूशन होता ही है। नॉइज पोल्यूशन सीधा सीधी समझ में आ रहा है कि किसी आवाज से जब हमें इरिटेशन होती है, जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब हमें गुस्सा आता है, उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। जैसे टीचर्स के लिए, हम टीचर्स के लिए ना नॉइज पोल्यूशन क्या है, जब बच्चे क्लासरूम में बैठे हो बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं ना, सो हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन है, हमें गुस्सा दिलाता है, इरिटेट करता है। सो इट रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर। एग्जैक्टली, इरिटेशन होती है, बच्चे चिल्लाते हैं तो इरिटेशन होती है, गुस्सा होता है, एंड देन थप्पड़ पड़ती है बच्चों को। सो इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा साउंड कहीं पर से आ रहा है तो सुनने में दिक्कत होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हार्ट रेट, इवन इंक्रीज हार्ट रेट, धड़कन बढ़ जाती है।
ब्लड प्रेशर, किसी का अगर ब्लड प्रेशर हो तो वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें होती है नॉइज पोल्यूशन की वजह से। कौन है रिस्पॉन्सिबल नॉइज पोल्यूशन के लिए? हर एक पोल्यूशन के लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। नॉइज पोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नॉइज पोल्यूशन के लिए इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो होते हैं। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से हर एक गली छोड़कर या हर एक गली में कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो ही रहा होता है। एक ऐसे कभी कोई दिन नहीं गया होगा जहां पर मैंने नहीं देखा होगा कि कहीं रास्ते से अगर जा रही हो तो कहीं पर दुकान नहीं बन रहा हो या कहीं पर घर नहीं बन रहा हो। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बनता रहता है। वो जो ड्रिलिंग की आवाज होती है, जब अगर आप घर पे हो, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं एंड सामने अगर कोई किसी का घर बन रहा है या कुछ भी है, ड्रिलिंग की आवाज कितना ज्यादा इरिटेट करता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है। मैं जब ग्रेजुएशन में थी, जब एग्जाम्स दे रही थी, सो फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे किसी के यहाँ पर शादी थी, सेकेंड ईयर किसी के यहाँ पर शादी थी और मेरी एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स सेकेंड ईयर के ग्रेजुएशन के, एंड पूरे फुल वॉल्यूम में रात भर वो लोग गाना बजा रहे थे। कुछ रिवाइज नहीं कर पाई थी मैं, अगले दिन जाकर एग्जाम देना था मुझे। सो ऐसे होता है जिसे हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है जब आपको काम करना है एंड आप बाहर से जो एक्स्ट्रा नॉइज सुनते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। सो ये है। उसके अलावा कैसे? मशीनरीज से, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स की वजह से, ड्रिलिंग मशीन्स एंड ऑल, जनरेटर बहुत आवाज करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स तो मैंने कहा ही, फैक्ट्री मशीन्स एंड जनरेटर्स, ये सारे बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन के लिए मतलब पूरे जिम्मेदार यही हैं। अब यहाँ पर ये क्या है? ये तो सारे हो गए हमारे नॉइज पोल्यूशन वाले। अब हम बात करें अगर कि हम नॉइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरीके से लाइक हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो वो है अगर हम रीयूज करें, रिसाइकल करें पानी को। जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या है? जैसे हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, लाइक every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times of the quantity of fresh water। 1 लीटर 8 लीटर पानी को बर्बाद कर देता है, 8 लीटर पानी को गंदा करता है। सो इसकी वजह से हम लोगों को कुछ यहाँ पर बताए गए हैं कुछ मेजर्स ताकि हम अपने पानी को बचा सके। सबसे पहला तो हम पानी को बार बार रीयूटिलाइज करके, रीयूज करके, रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 बार रिसाइकल करके हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? दूसरा चीज है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पानी अगर हम रेन वाटर जो है वो हार्वेस्ट कर ले तो बाकी के टाइम पर, जब हम गर्मी का सीजन होता है, जब पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है, उस समय हम यूज कर सकते हैं उसे। सो पानी के रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही इजीली ये हमारा फुलफिल कर देता है रेन वाटर हार्वेस्टमेंट। फिर उसके अलावा ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स। एग्जैक्टली, ठंडा होने का वेट करो एंड देन हम उसे क्या कर सकते हैं? हम रिफाइन कर सकते हैं। So treating hot water and effluents before releasing them in river and ponds, treating the industrial effluents can be done in 3 stages। 3 तरीकों से हम इन इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक ट्रीट कर सकते हैं हॉट वाटर को। कैसे? प्राइमरी स्टेज क्या है? मैकेनिकल मीन्स से, जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं, ग्रिंडिंग करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं, लाइक कुछ टाइम देते हैं जिससे कि जितना भी गंदा है वो नीचे बैठ जाए, और ये सारे मशीन्स के जरिए हम पानी को रिफाइन करने का कोशिश करते हैं। दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम कुछ उसमें ब्लीचेस एंड ऑल मिलाते हैं एंड फिर उसको हम ट्रीट करते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल भी है, केमिकल भी है, केमिकल्स भी मिला रहे हैं हम, फिजिकल प्रोसेस भी है, वो साफ करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रिसाइकल करते हैं वेस्ट वाटर को एंड फिर हम उसे रिवर्स में डाल सकते हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद अगर हम डालते हैं, तो इंडस्ट्रीज का क्या कहना है यहाँ पर, अगर हम इतना सारा ये पानी को ही रिसाइकल करने में लगाते रहेंगे तो फिर तो हमारा काम ही ठप पड़ जाएगा, हमें तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। अब इसके अलावा क्या है? हम इसके अलावा यहाँ पर 4th पॉइंट में था कि हम यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, ये जो बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, उसको लीगली हम देख सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं कि कहाँ पर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर लाइक यूजेस हो रहा है, उन लोगों को नोटिस भेजा जाए। So overdrawing of groundwater reserves by industries where there is a threat to groundwater resource
ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। एग्जैक्टली वैसे जगहों पर जहां पर इंडस्ट्रीज ग्राउंड वाटर को पूरा इतने ज्यादा बुरे तरीके से यूज कर रही है, जो कि ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ही कम हो गया, तो उनको लीगली उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम पंजाब एंड बिहार के फार्मर्स को हम नहीं भूल सकते। पंजाब एंड बिहार के सॉरी नॉट बिहार बट पंजाब एंड हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उन लोगों को हम नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल कम करने में उनका भी हाथ है। वहां का बस वीट एंड राइस उगाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है एंड हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाता है। फिर उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम स्मोक टैक्स लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज में, ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टी प्रिसिपिटेटर्स है, लाइक फैब्रिक फिल्टर्स है, स्क्रबर्स है, या फिर इनर्शियल सेपरेटर्स है, इन सारे जगहों से हम जितना भी स्मोक जो निकलता है वो सारे को हम बचा सके, वो सारे से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। फिर स्मोक को कैसे हम घटा सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? जहां पर हम कोयला यूज करते हैं उस जगह पर हम अगर नेचुरल गैस या ऑयल का यूज करें तो स्मोक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर, ये तो था सबसे पहले हम लोगों को वाटर पोल्यूशन के लाइक वाटर पोल्यूशन का सारा हम लोगों को बता दिया, क्या वाटर पोल्यूशन का मेजर्स बता दिए कैसे हम बच सकते हैं। फिर हम लोगों को बताया इन लोगों ने एयर पोल्यूशन से कैसे हम बच सकते हैं। फिर फाइनली बता रहे हैं कि हम लोग नॉइज पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं। तो मशीनरीज और जनरेटर्स जो है उन लोगों में अगर हम साइलेंसर्स फिट कर दें, कितना ज्यादा हम लोग कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो जनरेटर में साइलेंसर क्यों नहीं फिट किया जा सकता? जनरेटर में साइलेंसर फिट किया जा सकता है। फिर दूसरा जो है, हम ईयरफोन्स और ईयर प्लग्स यूज नहीं करके क्या कर सकते हैं? हम एब्जॉर्बिंग नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को ज्यादा आवाज से परेशानी ना हो। ईयरफोन्स एंड ईयर प्लग्स, हम बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है बाहर से तो हम ईयरफोन्स एंड ईयर प्लग्स यूज कर लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। सो ये सारी चीजों को यूज करने की जरूरत हमें ना पड़े। इस वजह से The challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns। तो ये अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख के हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब हमें डेवलप भी करना है, इकोनॉमिकली भी पैसे भी कमाने हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए। सो अब आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एनटीपीसी that shows the way। एनटीपीसी shows the way। तो मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ एंड देन मैं लिखूंगी यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में। सो अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी shows the way है। किस तरीके से एनटीपीसी ने हमें दिखाया कि हम कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह बता दिया गया है कि एनटीपीसी क्या है। तो एनटीपीसी एक बहुत ही मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया का, जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। किसके लिए? तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट इसे मिला हुआ है। और उसके साथ साथ ये कॉर्पोरेशन क्या करती है? तो ये कॉर्पोरेशन बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाती है। किस लिए? नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे जैसे कि हमारे वाटर हो गया, ऑयल, गैस और फ्यूल्स, उन सारे जगहों के जहां पर इन प्लांट्स को लगाया जाता है, स्पेशली उन सारे जगहों को ये मॉनिटर करती है जहां जहां ये प्लांट्स को लगाया जाता है। वहां के सारे रिसोर्सेज को ये देखती है, बचाने का काम करती है। कैसे? सबसे पहला हम लोगों को बता दिया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो ये पॉसिबल किस तरीके से, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर पाती है ये? तो जितना इनके पास है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उसको अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइज करके और नए नए टेक्नोलॉजीज लाकर। हम जानते हैं जितना नया टेक्नोलॉजी होगा उतना ही हमारा वेस्ट जो है वो कम होगा। फिर मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। एश यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? राख को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? एज अ फर्टिलाइजर की तरह अगर हम यूज करते हैं उसे, राख, नॉट हर एक राख को हम फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं कर सकते, बट जैसे पेड़ काटना हुआ, पेड़ को जलाने वाला जो राख है, पेड़ को जलाकर जो राख निकला है, उन सारे को यूज कर सकते हैं। एश यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें जहां जहां पर बहुत ज्यादा माइन की वजह से गड्ढा हो गया, उन सबको भरने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फिर क्या है? प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, देखा है आप लोगों ने,
वो हम जब हाईवे पे जाते हैं तो आसपास कितने सारे पेड़ पौधे लगाए हुए रहते हैं, बीच बीच में भी पेड़ पौधे पौधे लगाए हुए रहते हैं। सो ग्रीन बेल्ट्स, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना ताकि हमारा एनवायरमेंट अच्छा रहे, क्लियर रहे। Reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid waste management. जितना भी गंदा कचरा है उसको मैनेज करके, उसको रिसाइकल करके, फिर उसको यूज करने का काम करती है हमारी ये एनटीपीसी। आखिरी है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट। तो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है। अब देखा होगा आप लोगों ने, पेड़ वेड़ जो भी साइड साइड में लगा हुआ रहता है ना, उनमें नंबर्स होते हैं, कुछ कुछ पेड़ों में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, तो ताकि अगर पेड़ों को काटा जाए तो समझ में आ जाए कि इस पेड़ को काटा गया है और यहाँ पर इलीगल काम चल रहा है। पेड़ों को बचाने के लिए ये काम किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट, हर एक पावर स्टेशन, जहां जहां पर भी एनटीपीसी के पावर स्टेशन है, वहां वहां पर ये लोग क्या काम करती है, वहां पर ये लोग पावर, जितना भी वहां का डाटा है, जो भी कितना कचरा हुआ, कितना रिसाइकल किया गया, मैनेज कितना हुआ, और क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए, कितने सारे पेड़ पौधे लगाए गए, ये सारे को मॉनिटर करती है एंड डाटा रखती है हर एक चीज का। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, अपने ज्योग्राफी से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। और एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगी जिसमें बहुत ही छोटे करके जस्ट समराइज कर दूं। ये तो हमारा लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन हो गया इस पूरे चैप्टर का, बट मैं समराइज कर दूंगी सारे के सारे चैप्टर्स, पूरे के पूरे इस चैप्टर को। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग एंड जस्ट, और क्या कहूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।